नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज़। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा से हज़ारों किसानों का काफिला निकल चुका है। आपको बता दें कि कृषि कानून रद्द कराने की मांग के लिए शुरू हुए किसान आंदोलन को 7 महीने हो चुके हैं। शनिवार को चंडीगढ़ में 32 किसान संगठनों ने राजभवन की तरफ कूच किया और किसान पंचकुला के नाडा साहिब गुरुद्वारे से रवाना हुए। वहीं मोहाली से किसानों ने अम्ब साहिब से यादविंदर चौक की तरफ कूच किया और इस दौरान किसान नेता रुदलू सिंह ने कहा कि आज के दिन इंदिरा गांधी की तरफ से इमरजेंसी लगाई गई थी, उसे याद करते हुए ये मोर्चा निकाला जा रहा है। यादविंदर चौक पर किसानों ने पुलिस के बैरिकेड को भी तोड़ दिया और किसान नेता रणजीत सिंह ने कहा कि हमने 5,000 तक के किसान का टिकट सोचा था, लेकिन अब तक 30,000 से ज़्यादा किसानों का टिकट हो चुका है और किसान चंडीगढ़ के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने पूरी तरह बैरिकेडिंग कर रखी है और पानी के टैंकर भी वहां पर तैनात किए गए। किसान बैरिकेड हटा रहे हैं और चंडीगढ़ पुलिस ने पानी की बौछारें करनी शुरू की और किसान बैरिकेड तोड़कर चंडीगढ़ में घुस चुके हैं। वहीं पंचकुला से भी किसान बैरिकेड तोड़कर चंडीगढ़ में घुसे और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले पर कहा है कि किसान 8 महीने से बॉर्डर पर बैठे हैं, वे निराश हैं, इसलिए आंदोलन को जिंदा रखने के लिए उनके नेता रोज एक नया कार्यक्रम बनाते हैं। आज राजभवन में ज्ञापन देने की बात कही गई है। चलिए खबरों में बात करेंगे अब बरसात की और आपको बता दें कि बरसात से बिहार में आखिर किस कदर बुरा हाल है यह आपको इस खबर से पता चलेगा। बिहार में बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। बिहार की राजधानी पटना में हुई बारिश आफत का सबब बन गई है। महज 4 घंटे की बारिश के बाद पूरे शहर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। विधानसभा परिसर में तकरीबन 1.5 से 2 फीट तक पानी जमा हो गया और वहीं बिहार की डिप्टी सीएम और आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु देवी के आवास में भी पानी घुस गया। शहर के कई अन्य इलाकों में भी सड़क पर नदी नालों सा नजारा नजर आया और बिहार की उप मुख्यमंत्री और आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु देवी के आवास पर भी 25 जून की रात हुई बारिश से आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। रेणु देवी के आवास पर भी तकरीबन 1.5 फीट तक पानी भर गया और विधानसभा परिसर और डिप्टी सीएम के आवास के अलावा पटना का अस्पताल और कई अन्य इलाकों में भी बारिश के पानी के कारण टापू में ये जगह तब्दील हो गई। आपको बता दें कि पटना को बारिश से निजात अभी मिलती नहीं दिखाई दे रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने मानसून के दौरान इस तरह की बारिश को आम बताया है। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 24 घंटों में पटना और प्रदेश के अन्य इलाकों में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल लोगों को बारिश से निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। रुक करते हैं अगली खबर की और आपको बता दें कि खिलाड़ियों के लिए एक खुशखबरी है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के सीएम ने खिलाड़ियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। जापान की राजधानी टोक्यो में 1 महीने से भी कम समय में ओलंपिक गेम्स का शुभारंभ होगा। सभी राज्य अपने अपने खिलाड़ियों को ओलंपिक गेम्स में मेडल जीतने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हरियाणा के बाद अब तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन ने ओलंपिक में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों के लिए नगद पुरस्कार राशि देने का ऐलान किया है। इस पुरस्कार राशि से मेडल जीतने वाले खिलाड़ी करोड़पति बन जाएंगे। आपको बता दें कि तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन ने शनिवार को ऐलान किया कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों के लिए 3 करोड़, सिल्वर जीतने वालों के लिए 2 करोड़ और कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए खबरों में बात करेंगे अब रामनगरी की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शनिवार को रामनगरी अयोध्या के विकास को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया और अयोध्या विकास योजना की समीक्षा की। बैठक में पीएम मोदी के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अन्य 13 सदस्य बैठक में शामिल हुए। सीएम योगी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी बैठक में से जुड़े। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या को एक ऐसा शहर बनाना है जो हर भारतीय की सांस्कृतिक चेतना में बसा है, इसलिए इसमें परंपराओं की झलक दिखनी चाहिए। पीएम मोदी ने अयोध्या के विकास को ध्यान में रखते हुए ये विकास कार्य योजना की समीक्षा की और कहा कि अयोध्या एक आध्यात्मिक शहर है, इसलिए इसके भविष्य का
भविष्य की बुनियाद का ढांचा कुछ इस तरह होना चाहिए जो यहाँ अपने आने वाले पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के साथ साथ सभी के लिए फायदेमंद हो। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या का विकास कुछ इस तरह से होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी के मन में अपने जीवन में कम से कम एक बार अयोध्या में आने की इच्छा जरूर महसूस होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भगवान राम में लोगों को साथ लाने की जिस तरह की क्षमता थी, उसी तरह अयोध्या के विकास कार्यों में जन भागीदारी होनी चाहिए, खासतौर से युवाओं की। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस के अवसर पर नशा मुक्त भारत का आह्वान करते हुए लोगों को आगाह किया कि नशा जिंदगी को न सिर्फ अंधेरे की ओर धकेलती है बल्कि बर्बादी और तबाही का कारण भी बनाती है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस पर आज मैं उन सभी लोगों की सराहना करना चाहता हूं जो जमीनी स्तर पर नशे से समाज को मुक्त करने के लिए काम कर रहे हैं। जीवन बचाने के लिए ऐसे सभी प्रयास महत्वपूर्ण हैं। आखिरकार नशा अपने साथ अंधेरा, बर्बादी और तबाही लेकर आता है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, आइए हम सब मिलकर नशे को लेकर सही जानकारी साझा करें और नशा मुक्त भारत की कल्पना को साकार करने की प्रतिबद्धता को दोहराएं। याद रखिए, नशा ना तो अच्छी चीज है, ना ही स्टाइल की अभिव्यक्ति। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के एक पुराने संस्करण की कुछ अंश भी साझा किए, जिसमें नशा मुक्ति के संबंध में उन्होंने लोगों से संवाद किया था। बता दें कि हर साल 26 जून को दुनिया भर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। चलिए खबरों में बात करेंगे हरियाणा के फरीदाबाद की। पूरे देश में बीजेपी इमरजेंसी के काले अध्याय को 3 दिवसीय ब्लैक डे के रूप में मना रही है। फरीदाबाद की मिलन वाटिका में इमरजेंसी के समय यातनाएं झेलने वाले तमाम कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा पहुंचे और जहां कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ जिले के विधायक और तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। काला दिवस मनाने पहुंचे पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि 25 जून 1975 को उस दिन की सरकार ने ऐसा काला अध्याय बना दिया जिसे इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। इमरजेंसी के समय उन्होंने भी बहुत यातनाएं झेली और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता पर अधिकतर अत्याचार किए गए। इसके बावजूद भी आज एक स्वयंसेवक देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है तो दूसरा स्वयंसेवक हरियाणा का मुख्यमंत्री बना हुआ है और पूरे विश्व में उनका संगठन सबसे मजबूत और ताकतवर है। रात में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को भयंकर यातनाएं दी थी और मैं तो बिहार की गया जेल तक गया था। आज उन सब कार्यकर्ताओं को अभिनंदन करने का ये कार्यक्रम फरीदाबाद में हुआ है, जिसमें सब लोग, पूरा संगठन हमारा उपस्थित है और उन कार्यकर्ताओं को नमन, उनका अभिनंदन। और ये संगठन, हमारी ये विचारधारा देश में कितना भी लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे दल्ले फल्ले सब कुछ हो, चाहे ये चंडाल चौकड़ी किसी भी नाम से, किसी भी गंगा को बदनाम, कुंभ को बदनाम, देश की संस्कृति को बदनाम, ये सब भारत में नहीं चलेगा। अच्छे दिन के लिए उसी प्रकार इस दिन को एक भयानक दिन के लिए भी याद करते हैं, क्योंकि मुझे याद आता है मैं बहुत छोटी थी, शायद 7 वर्ष की थी, 6.5-7 वर्ष की, कि हमारे पिताजी लोग बिल्कुल घर बंद करके कहते थे कि कोई बाहर नहीं निकलेगा और मेरे जैसा व्यक्ति जो कश्मीर का रहने वाला हो और ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई हो तो वो एक मंज़र जो है डर वाला ध्यान आता है कि कुछ तो था उस दिन की सब परिवार के बड़े लोग सब घर वालों को बंदी की तरह घर पे रखने की बात कर रहे थे। लेकिन जब जैसे जैसे हम बड़े हुए, इतिहास पढ़ते गए और ये सारी बात पढ़ी और अब जब राजनीति में आए और इस दिन के बारे में पढ़ा सुना तो एक ऐसी घृणा उत्पन्न होती है उस समय के नेताओं के लिए कि किस प्रकार उन्होंने उस तरह समय लोगों को उत्पीड़ित किया और बेवजह किया। कोई ऐसा वो नहीं था, केवल राजनीति, अपनी कुर्सी बचाने के लिए लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जानें गई, लाखों हज़ारों लोग जो है बेगुनाह जेलों में बंद रहे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की और। फरीदाबाद के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की हरियाणा में दस्तक आ चुकी है। पहला केस फरीदाबाद के ESI मेडिकल कॉलेज में पाया गया। मरीज को
आइडेंटिफाई करने के बाद उसके संपर्क में आए कंटैक्ट की तलाश शुरू कर दी गई है। फरीदाबाद ईएसआई मेडिकल कॉलेज के डिप्टी डीन डॉक्टर ए.के. पांडे ने बताया कि ये केस डिटेक्ट हुआ है और इसके लिए हमने जिले प्रशासन के साथ हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भी सूचित किया है। जिला प्रशासन ये जांच करेगा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट का पेशेंट किन किन लोगों के संपर्क में आया। उन्होंने मरीज की पहचान बताने से इनकार करते हुए कहा कि ये नहीं बताया जा सकता, ये कॉन्फिडेंशियल है। उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव आने वाले देश रैंडम सैंपलिंग करके जीनोम टेस्टिंग करवाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को दोनों वैक्सीन लग चुकी है उसके बाद भी अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उन लोगों की भी जिन्होंने टेस्टिंग कराई जाती है उसके बाद भी डेल्टा प्लस वेरिएंट का खुलासा हो पाता है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि ये काफ़ी खतरनाक है और इससे बचने के लिए एहतियात रखना जरूरी है। डेल्टा प्लस जो है, आप ये सुने होंगे कि जो ये सेकेंड वेव आई थी इसमें डेल्टा वेरिएंट का बहुत बड़ा रोल था। मैंने अराउंड 47 to 52% के बीच केसेस जो है अक्रॉस इंडिया, जिसकी वजह से बहुत सीरियस केस ये डेल्टा वेरिएंट थे। अब ये डेल्टा प्लस जो है उसी का, जैसे ये B1617 डेल्टा वेरिएंट थी, अब ये AY1 उसी का B1617.2 में अगेन दिया गया कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट डिटेक्ट हुई। ये ऑलरेडी कुछ और भी कंट्रीज़ में जा चुकी है। डेल्टा वेरिएंट तो ऑलरेडी आप देख ही रहे होंगे कि बहुत सारी कंट्री इंक्लूडिंग यूरोप, UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब जगह जा चुकी है। पर नेक्स्ट जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न जिसको WHO ने डिक्लेयर किया VOC, इसकी रीज़न क्यों ये वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है, क्योंकि ये हाईली इन्फेक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिस और फास्ट, डेल्टा वेरिएंट ऑलरेडी था, ये उससे भी फास्ट स्प्रेड करता है। तो थोड़ा सा लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में भी ये अराउंड 50+ केसेस आ चुके हैं, ज़्यादा ही आ चुके हैं। और ये डेफिनेटली हरियाणा में इसकी अभी फर्स्ट एंट्री हुई है, जो AY1 इसको बोलते हैं हम लोग, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है। ये होल जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद पता चलता है। ये कब यहाँ पर पता चला था आपको, कैसे इसकी रिसर्च हुई थी? देखिए, एक्चुअली एक तो ऑलरेडी एक प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट का भी कि कोई भी जो RT-PCR लैब है या जो कोविड हॉस्पिटल है वहाँ से हर महीने जो सैंपल की जाती है रैंडम, एक तो 5% ऑफ टोटल पॉजिटिव, दूसरा है कि जितने री इन्फेक्शन केसेस आते हैं, एक बार के बाद दूसरी बार भी हो गया, तो उन लोगों के सारे सैंपल, और कोई भी फॉरेन रिटर्न या तो फॉरेन सिटीजन हो या इंडियन सिटीजन फॉरेन ट्रेवल करके आया हो, तो उनमें अगर पॉजिटिव आता है तो वो सारे पॉजिटिव सैंपल्स को IGIB होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजी जाती है। ये एक ट्रेंड है जो हम लोग हर महीने भेजते हैं। बट ये चलिए बढ़ता है अगली खबर की ओर। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में गुरु और शिष्य की मर्यादा को तार-तार करने का मामला सामने आया है, जहां लगभग 60 साल के कराटे कोच ने उसके पास कराटे सीखने आ रही 14 साल की मासूम को ही अपनी हवस का शिकार बना दिया। पीड़िता का आरोप है कि कराटे कोच पिछले 1 साल से उसके साथ जबरदस्ती बार बार ये गलत काम कर रहा था और शादी करने का दबाव भी बना रहा था। अब जब वो इन हरकतों से तंग आ गई तो उसने आत्महत्या करने जैसा कदम उठाया। फिलहाल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की शिकायत पर पुलिस ने पॉस्को एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही में जुट चुकी है। पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा ये वही कराटे कोच रणबीर है जिसके ऊपर एक 14 साल के मासूम ने रेप और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि मामला 23 जून की लगभग 3 बजे का है, जब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को फोन आया कि एक युवती मुजेसर इलाके में के गंदे गहरे नाले में कूद गई है और उसको कूदता देख आसपास के मौजूदा लोगों ने नाले में छलांग लगाकर युवती को अवचेत अवस्था में बाहर निकाला और उसे CWC की टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और बच्ची को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान बच्ची ने अपने साथ कोच द्वारा पिछले 1 साल से किए जा रहे वारदात के बारे में बताया। सर, एक नाबालिग बच्ची के साथ एक जो कराटे कोच है उसकी बदसलूकी, उसके साथ दुष्कर्म और दबाव बनाने का कुछ मामला है, क्या है पूरा वाकया? जी, एक मामला SHO मुजेसर के सामने आया है। एक लड़की है 14 साल की, उसने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने जो है अपने स्टेटमेंट नोट करवाई है। उसके बाद एक केस रजिस्टर किया फरीदाबाद पुलिस ने और इसमें 65 वर्षीय एक आरोपी है रणबीर, उसको हमने गिरफ्तार किया है, जिसको जुडिशियल भेज दिया। मामला यह था 2020 में लड़की 14 वर्षीय जो लड़की थी उसके साथ उसने उसकी मर्जी के खिलाफ जो है उसने संबंध बनाए और उसको शादी का
शादी के लिए दबाव डालता रहा। लड़की ने पहले शर्म के मारे जो है कोई भी किसी तरह की स्टेटमेंट पुलिस के सामने नहीं दी और न ही चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने दी। लेकिन बाद में लड़की ने जो है उसे आहत होते हुए उसके दबाव से जो है आहत होते हुए जो है लड़की ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने दी, जिसके बाद केस रजिस्टर हुआ और पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया। बात सामने आ रही है कि लड़की ने कुछ जो है जहरीला पदार्थ भी निकल लिया था और उसके बाद नाले में छलांग भी लगा दी थी। जी तरीके की बातें भी जी, जब लड़की को ज्यादा दबाव महसूस हुआ तो लड़की ने जो है चूहे मारने की दवाई जो है वो खा ली थी और अपने आप को खत्म करने के लिए एक नाले में सुसाइड करने की कोशिश की, नाले में कूद गई थी वो। वहाँ आसपास के पड़ोसियों ने जो है उसको निकाला और उसके बाद उन्होंने इसके खिलाफ जो है कंप्लेंट दी। अब आरोपी के खिलाफ क्या क्या धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है और क्या क्या बात करेंगे अगली खबर की। एक तरफ जहां पूरे देश में पेड़ पौधे लगाने के लिए सरकार और सामाजिक संस्थाएं लगातार पेड़ लोगों को जागरूक कर रही है, तो वहीं प्रतला के गांव चंदावली में स्थित डिजिटल पार्क से शरारती तत्वों ने करीब 100 पेड़ों को काट डाला है। इसकी शिकायत गांव के सरपंच ने पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि हरियाणा का पहला डिजिटल पार्क गांव चंदावली में बनाया गया है, जिसका उद्घाटन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे, लेकिन देर रात गाँव के ही शरारती तत्वों ने पार्क के करीब 100 पेड़ों को बुरी तरह से काट डाला। इस घटना का उस वक्त पता चला जब लोग सुबह की सैर करने के लिए पार्क में पहुंचे, तो उन्होंने गांव के सरपंच गिरिराज यादव को इस बात की सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सरपंच ने बताया कि पार्क में पहले गांव के ही कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था, जिसको उन्होंने खाली करवा दिया था। उसी बात की रंजिश के चलते देर रात इन पेड़ों को काटा गया है। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दी है। पुलिस आगे की कार्यवाही करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। फोन गया था तो हम मौके पे आए हैं और हमने देखा कि यहाँ पर पेड़ टूटे हुए हैं और कुछ पाड़ रखे। कितने पेड़ होंगे लगभग? पेड़ तो होंगे काफ़ी है। कितने पेड़ हैं? 100 पेड़ के लगभग तो बता ही रहे। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी पुलिस विभाग? एसएचओ साहब को हमने बता दिया है और सरपंच साहब का भी फ़ोन करा दिया है। सरपंच साहब ने हालात बता दिए एसएचओ साहब से और हमने बता दिया। हम मौके पे आ गए जी। तो एसएचओ साहब देखो ये जाएंगे, सरपंच साहब क्या बात होती क्या नहीं होती वो कार्रवाई करेंगे। ठीक। अब पार्क में पेड़ टूटे हैं, कौन लोग हो सकते हैं और क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए, अभी आपने देखा कितना भारी नुकसान और बड़े कीमती पेड़ है पंचायत द्वारा लगाए गए और इनकी देखभाल अब तक हमारे भरोसे पे कर्मचारी लगे हुए हैं और हमारे आश्वासन पे 6 महीने हो गए उनको बेचारों को, बेरोजगारों को भी तनख्वाह भी नहीं मिली है। तो इतना बच्चे की तरह इनको हमने पाल पलोस रहे हैं, बड़ा किया है। और आज जब हमने सुबह हमारा जो कर्मचारी और लोग सैर सपाटे के लिए घूमने आए तो उन्होंने मुझे तुरंत फ़ोन किया और मैंने तुरंत जो है अपने पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया, एसएचओ साहब, और पुलिस मौके पे आई और जो है अब अगली कार्रवाई के लिए हम अपने डीसी साहब से और एसडीएम साहब से इसकी। खबरों में बात करेंगे अब पलवल की। आपको बता दें कि पलवल के कैंप थाना इलाका स्थित दोस्तों द्वारा शराब पिलाकर एक 24 वर्षीय युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या करने के कारणों और हत्या कैसे की गई इसका अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मामले में मृतक के भाई की शिकायत पर एक नामजद सहित 3 पर केस दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि गाँव चिरावटा निवासी योगेश ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसका भाई ललित 24 जून को दोपहर 1 बजे घर से ड्यूटी के लिए निकला था। बाद में पता चला कि ललित को चिरावटा गांव निवासी चंदर व ककराली गांव निवासी योगेश ने 3 साढ़े 3 बजे के बीच अपने पास बुला लिया। ये सभी जोधपुर गांव की गौशाला के पास इकट्ठा हुए। पीड़ित ने अपने भाई सहित सभी के पास फोन किया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। रात करीब 9:30 बजे पीड़ित को फोन से सूचना मिली कि ललित गांव सरहाना के समीप पड़ा हुआ है। पीड़ित सूचना पाकर मौके पर पहुंचा तो देखा कि उसका भाई ललित मृत पड़ा हुआ है और उसके पास चंदर मौजूद था। थोड़ी देर बाद चंदर भी मौके से गायब हो गया। और ये कुशलीपुर की उर्रा थाना की
ये मृत अवस्था में है। मेरे परिवार वालों ने 2-3 गांव के आदमियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। इन लोगों ने मेरे लड़के को मारा। तो सर मामला क्या था और कौन कौन वो लड़के हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज कराया? ये रिलायंस कंपनी अमोल ऑटोमोटिव वहाँ काम करती थी जी। उनका आरोप है कि दिन में शराब पी लेते और हमारा बच्चा इन्होंने मारा। तो कोई सर पुरानी रंजिश चल रही थी इस मामले में? कोई पुरानी रंजिश उस समय शराब पी हुई बता रहे हैं घरवाले के मुताबिक। अच्छा, तो सर कौन कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया? 302 34 आईपीसी के मामला दर्ज कर दिया। पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो भी अभी ऑफिसर टीम आ रही है और पलवल में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल बीजेपी कार्यालय पर आपातकाल के लोकतंत्र सेनानी के सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर पलवल विधायक दीपक मंगला, भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन व होडल विधायक जगदीश नायर, हथीन विधायक प्रवीण डागर भी मौजूद रहे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि 25 जून 1975 में कांग्रेस की सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया था और 21 मार्च 1977 तक पूरे देश एक बड़े जेल खाने में तब्दील रहा। आपातकाल के दंश से पलवल के लोग भी अछूते नहीं रहे। आपातकाल के विरोध में देश भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया। इसमें पलवल के 31 सत्याग्रहियों की टोली ने आपातकाल हटाओ, लोकतंत्र बचाओ के नारे लगाते हुए जुलूस निकाला तो पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आपातकाल के दौरान प्रेस की आज़ादी को भी छीना गया था, अखबारों के कनेक्शन काट दिए गए थे, लोगों को यातनाएं दी गई और प्रताड़ित किया गया। कांग्रेस पार्टी द्वारा दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकतंत्र की हत्या की गई थी। युवा पीढ़ियों को कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के बारे में बताने के लिए हर साल आपातकाल दिवस मनाया जाता है। जिन लोगों ने आपातकाल का विरोध किया, जेलों में गए उन लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान किया। देखिए, आज पूरे देश में आपातकाल के रूप में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। जिस तरह 25-26 जून की आधी रात को देश में लोकतंत्र की हत्या की गई, पूरे देश में सामंतवादी प्रवृत्ति की सरकार ने आपातकाल लगाया और विपक्ष के लोगों को, लाखों लोगों को जेल में डालने का काम किया। प्रेस की आज़ादी को छीना गया, रातों रात अखबारों के कनेक्शन काट दिए गए, लोगों को यातनाएं दी गई, प्रताड़ित किया गया। खबर की और पंजाब भर में पिछले लंबे समय से हड़ताल पर बैठे नगर निगम, नगर कौंसिलर और नगर पंचायत समूह कर्मचारी के पंजाब स्तरीय संगठन के नेताओं की 5 बैठकें चंडीगढ़ में स्थानक सरकार पंजाब मंत्री ब्रह्म मोहिंदर के साथ हो चुकी है, लेकिन सभी बैठकें बेनतीजा रही। कांग्रेस सरकार की कर्मचारी मारू नीति के खिलाफ सफाई सेवक समूह कर्मचारी ने संगठन पंजाब अध्यक्ष सरदारी लाल व सीनियर उपाध्यक्ष गोपाल थापड़ की अध्यक्षता में जिला कपूरथला में पंजाब कांग्रेस सरकार के खिलाफ तीखा रोष प्रदर्शन किया और ये रोष प्रदर्शन शहर भर में निकाला। मैं गोपाल थापड़, सीनियर वाइस प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संगठन पंजाब। अज सरकार का पिट स्यापा करदे सानू 46वां दिन हो गया है, पर चलो एक चीज़ तो होई है, साडी एजीटेशन का किसी गरीब परिवार को फायदा होया, क्योंकि जिहड़े MLA 2 है वो बहुत ही गरीबी रेखा तो थल्ले सी, उन्हां को बेचारियां को रोटी खाने लिए पैसे नहीं सी, इस करके सरकार ने उन्होंने तरस के आधार पर घर घर नौकरी दी है। वो गरीबी रेखा दे सके पार, इस करके एजीटेशन का सिर्फ उन्होंने तनख्वाह कमीशन पंजाब ने दिता है। मैनू तो ये बिल्कुल वाकई सही मायने च मजाक ही लगता है, क्योंकि जो असीं कैलकुलेशन करन पैंदे आ तो तनख्वाह मेरे ख्याल नाल पहले नालों घटी जाती है। 113 तो उत्ते इदां दीयां कैटागरियां हैगियां जिन्हां दी तनख्वाह पहले नालों घट जानी है। इदां दा तनख्वाह कमीशन वैसे वाह जाता तनख्वाह कमीशन पहली बारी पंजाब 'च किसी ने दिता है। मनप्रीत बादल जिहड़ा साडा वित्त मंत्री है वो वैसे ही साडा DA तो बड़ी देर दीयां किस्तां खा गया। पंजाब तो इलावा कोई इदां दी स्टेट है नहीं जिथे DA ही रोकिया होए कर्मचारियों का। DA का बकाया तो खा ही गए, बाद यार जो तनख्वाह कमीशन दिता वो पैसे भी नहीं साढ़े पूरे होने।
ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, 2 ਬੈਠਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਪਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਲੰਘਾਉਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ कि चलिए खबरों में बात करेंगे अभी यमुनानगर की। नगर पालिका कर्मचारी संघ ने नगर निगम में से निकाले गए 130 सफाई कर्मचारियों की कोई सुनवाई न होने से आंदोलन की रूपरेखा को बदलने का फैसला लिया। गुरुवार को निगम कार्यालय गेट पर कर्मचारियों के 11वें दिन के धरने पर सभी कर्मचारियों ने निगम के मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस धरने प्रदर्शन की अध्यक्षता शाखा वरिष्ठ उप प्रधान रोहताश ने की और वह संचालन शाखा कार्यालय सचिव सोरन डलोर कर्मचारी को संबोधित करने आए। मुख्य प्रवक्ता के तौर पर नगर पालिका राज्य महासचिव मांगेराम तिगरा ने बताया कि पिछले 11 दिन से लगातार 130 सफाई कर्मचारी भरी गर्मी के अंदर अपने रोजगार के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई ना तो नगर निगम प्रशासन ने की और ना ही निगम मेयर ने की है। यूनियन ने साफ तौर पर मेयर के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने इन 130 कर्मचारियों को निकालकर अपने चहेतों को रखना शुरू कर दिया है, जिसकी नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा कड़ी निंदा करता है और साथ में चेतावनी भी दी है कि अगर समय रहते जल्द ही निकाले गए कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस नहीं लिया गया तो शहर में निगम मेयर के विरोध में नगर पालिका कर्मचारी संघ उल्टा झाड़ू व नग्न प्रदर्शन करेगा। 11 दिन हो गए आपको यहाँ बैठे हुए। ये बताइए कि सरकार ने आपकी क्या सुनी है और क्या शर्तें हैं आपकी? मेरा नाम प्रवेश परोचा, मैं सचिव नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा। और आज ये जो कर्मचारी 11 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन व मेयर साहब जो है आज तक भी इन कर्मचारियों की प्रशासन द्वारा या मेयर साहब द्वारा सुध नहीं दी। वैसे तो आज की वर्तमान सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि ये कोरोना योद्धा है, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, थालियाँ और तालियाँ बजवा रहे हैं, पर लेकिन आज ये कर्मचारी ऑन रोड है। हम संघ मांग करता है सरकार से भाई निकाले गए कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लिया जाए और जब तक इन कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस नहीं लिया जाएगा संघ आंदोलन को तेज करेगा, जिसकी जिम्मेवारी यहाँ के स्थानीय प्रशासन और यहाँ के मेयर साहब की होगी। तो क्या मेयर साहब ने निकाला इनको? ये बिल्कुल यही दिखाया जा रहा है कि मेयर साहब ने जो अपने चहेते रख लिए और इनको 130 कर्मचारी जो है ऑन रोड कर दिए। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है इन कर्मचारियों की, जिन्होंने 4-5 साल करीब 4-5 साल हो गए जोखिम भरा कार्य और नालों के अंदर बड़ घुस के सफाई करना, जो गैस से कई बारी बहुत ही खतरनाक गैस नाले के अंदर होती है। कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर उन नालों की सफाई कर रहा है। 11 दिन से आप यहाँ बैठे और प्रदर्शन कर रहे हो, क्या प्रशासन ने आपकी सुध नहीं ली या कोई पूछने नहीं आया, बात नहीं करने आया? बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई सुध नहीं ली जी, और ये तक भी नहीं पूछा भाई संघ का जो मांग पत्र है उसके ऊपर भी आज तक कोई चर्चा नहीं करी। साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।